Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about cellular respiration. Cellular respiration is basically a series of complex oxidation reduction reactions जिनके जरिए living cells energy हासिल करते हैं by the breakdown of organic matter. Most of the time the organic matter is glucose. Oxidation reduction reaction की definition कई तरह से है. Here in this case it involves removal of hydrogen atom from one molecule and gain of hydrogen atom by another molecule. Basically cellular respiration की two types हैं, aerobic and anaerobic. Anaerobic is further divided into alcoholic and lactic acid fermentation. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen and is more energy efficient, and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen and it is less energy efficient. एक overview अगर देखें, ग्लूकोज की पहले ग्लाइकोलिसिस होती है in every case, जिससे पायरोवेट बनता है. पायरोवेट की या तो fermentation हो सकती है. Fermentation is another name of anaerobic respiration. Anaerobic respiration या fermentation की further two types हैं, lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो पायरोवेट कन्वर्ट होता है कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में, और उसके बाद एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जिसके जरिए टोटल 36 एटीपी बनते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो होगा, इट जनरेट्स 36 एटीपी. और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ओनली 2 एटीपी. इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होते हैं. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो पायरोवेट बन जाता है, व्हाट हैपेंस टू दैट पायरोवेट, अभी हम ग्लाइकोलिसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस. तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और एसिटल्डिहाइड बन जाता है. ठीक है जी, ये 3 कार्बन कंपाउंड है पायरोवेट, इसमें से कार्बन और 2 ऑक्सीजन रिमूव हुए, एसिटल्डिहाइड बन गया. एसिटल्डिहाइड NADH को यूटिलाइज करता है, वो NADH जो कि ग्लाइकोलिसिस में बना था, और कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में, अल्कोहल में. ठीक है जी, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरोवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. देयर इज नो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ NADH टू प्रोड्यूस अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड लैक्टिक एसिड. So now we come towards glycolysis. Glycolysis को briefly अगर simply देखें तो glycolysis का जो main substrate है that is glucose. Glucose is a stable molecule. First of all, there are few steps which are called energy gaining process, energy requiring processes. ठीक है जी, energy requiring processes जो हैं they are also called preparatory phase. ये prepare करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और इसके अंदर डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स होती है. 6 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड में डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स होती हैं और ये प्रिपेयर होता है. और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ये सारी फेजेस हैं, दीज आर कॉल्ड पे ऑफ फेज और एनर्जी रिलीजिंग स्टेप्स. और इसमें ये 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और इसमें से एनर्जी रिलीज भी होती है. फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, ग्लूकोज गेन्स एनर्जी फ्रॉम ATP, और इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन. और ATP अपना एक फॉस्फेट जब इसको देता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है. द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन, जिसमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अरेंजमेंट चेंज होती है मॉलिक्यूल के अंदर और वो ग्लूकोज से आइसोमर बन जाता है उसका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड अगेन फॉस्फोराइलेशन. जहां भी ATP यूटिलाइज होगा उस प्रोसेस को जनरली फॉस्फोराइलेशन कह देते हैं. एक और ATP का मॉलिक्यूल आएगा अपनी एनर्जी और फॉस्फेट देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को. एज अ रिजल्ट देखें ये 6 कार्बन कंपाउंड फ्रुक्टोज है, पहले इसके एक साइड पे फॉस्फेट था, अब दूसरी साइड पे भी फॉस्फेट आ गया है. नाउ इट इज फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. पहले 6 पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच था, अब 1 पोजीशन पे भी अटैच है. इसके बाद जो स्टेप है, इट व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे एंजाइम को ब्रेक डाउन करते हैं, इस स्टेप को स्प्लिटिंग भी कहते हैं. एज अ रिजल्ट ये 6 कार्बन कंपाउंड विद 2 फॉस्फेट ब्रेक्स डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स विद 1 फॉस्फेट. इसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. एक्चुअली जो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, तो वो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो एक और 3 कार्बन कंपाउंड होता है, मतलब इसका ही आइसोमर होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बट वो भी इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P में. G3P का नाम याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रोसेसेस में आपने
फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ा, ठीक है। वहाँ पे भी जो मेन डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो B3P था। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। रादर आइसोमराइजेशन इस स्टेप पे पहले ही हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। क्यों? देखिए ये अपना हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, अपना हाइड्रोजन रिमूव करके किसको दे रहा है? NAD को। NAD इसका हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो जा रहा है NADH में, और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज कर रहा है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कन्वर्ट हो जा रहा है 2 फॉस्फेट वाले कंपाउंड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या किसी किसी बुक्स में इसको 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कहा जाता है। एनीवे ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसके 1 और 3 दोनों पोजीशंस के ऊपर फॉस्फेट है। The next step is responsible for the ATP formation. This is called formation of ATP step. और इस स्टेप पे ये मॉलिक्यूल जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ये अपना फॉस्फेट और एनर्जी देता है ADP को, which converts into ATP. As a result जो मॉलिक्यूल बनता है, it is called 3-phosphoglyceric acid और 3-phosphoglycerate। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी सी चेंज आ रही है कि उसकी पोजीशन ऑफ फॉस्फेट चेंज हो रही है। अगेन इट्स कॉल्ड आइसोमराइजेशन, और इस स्टेप पे ये जो 3 पोजीशन पे फॉस्फेट है, ये 3 से आ जाता है 2 पोजीशन पे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट की बात है, इट डिपेंड्स ऑन कि अगर उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसको ग्लिसरिक एसिड कहेंगे, अदरवाइज ये ग्लिसरेट है। सो 2 फॉस्फोग्लिसरेट यानी 2 पोजीशन पे आ गया फॉस्फेट। This is isomerization. The next step is called dehydration. Phosphoglyceric acid में से remove होता है water, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल बनता है वो है फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड के बाद ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी भी देता है और फॉस्फेट भी देता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, and it forms 2 pyruvates। ठीक है जी। तो the result of glycolysis, सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसने 2 ATP यूटिलाइज किए और 1 2 3 4 ATP प्रोड्यूस किए। सो नेट इसकी ATP प्रोडक्शन हो गई 2 ATP, और एक NADH 2, टोटल 2 NADH बन रहे हैं। ठीक है जी। और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कॉल्ड पायरोवेट। अब ये जो पायरोवेट है ये हमने पहले डिस्कस किया कि इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने इस प्रोसेस को डिस्कस किया और इसको भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। In case of aerobic respiration, what happens? This pyruvate moves forward and it moves towards the, ये प्रोसेस सारे का सारा ग्लाइकोलिसिस का होता है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। फिर ये जो पायरोवेट बन गया है साइटोप्लाज्म में, मूव करता है टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, और 3 स्टेप के अंदर इसके अंदर चेंजेस आती हैं। सबसे पहले इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, फिर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है जिसको NAD लेके NADH की फॉर्म में आ जाता है। अब बताएं कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है या ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है या ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, हाँ जी। इस मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये रिड्यूस NAD जो है हाइड्रोजन रिमूव जो हुआ है इसको ले रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। और then it is going to react with the coenzyme called coenzyme A. As a result, a 2 carbon compound is formed which is called acetyl coenzyme। ये कार्बन कंपाउंड पायरोवेट जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, कोएंजाइम ए ऐड हुआ और प्रोडक्ट बन गया एसिटाइल कोएंजाइम। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। क्यों ऑक्सीडेशन कहा? कि इसने, वैसे डिकार्बोक्सिलेशन भी है, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए भी है, 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज decarboxylation of pyruvate, second step is oxidation of pyruvate, third step is addition of coenzyme A with the pyruvate। लेकिन जनरली इस इंटरमीडिएट स्टेप को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। देन कम्स क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एंटर होगा तो बिल्कुल ब्रीफली और सिंपली ये बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड
is going to react with the 4 carbon intermediate, which is called the oxaloacetate या oxaloacetic acid. और यहाँ पे 2 कार्बन और 4 कार्बन कंपाउंड जैसे ही मिलेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा. 6 कार्बन कंपाउंड जो पहला आइडेंटिफाई हो सकता है that is called citric acid. Citric acid अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, अपना हाइड्रोजन रिमूव करता है और कन्वर्ट हो जाता है अल्फा ग्लूटारिक एसिड में, which is 5 कार्बन. अल्फा ग्लूटारिक एसिड जो है या अल्फा कीटोग्लूटारेट भी इसको कहते हैं, that is going to give its energy to ATP and its phosphate. वो ATP बनाएगा, कार्बोक्सिलेशन भी होती है और ये अपना हाइड्रोजन भी रिमूव करेगा. जो भी हाइड्रोजन रिमूव होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम NAD रिसीव करता है हाइड्रोजन को और NADH बना देता है. एज अ रिजल्ट जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट भी अपना हाइड्रोजन रिमूव करता है और इस केस में जो हाइड्रोजन है दैट इज गिवन टू द FAD और FADH2 बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. और जो कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड मैलिक एसिड. मैलिक एसिड जो है इस स्टेप एक GTP भी बनता है जो कि बाद में ATP बना लेता है, इधर मेंशन नहीं आपकी बुक में. Then this malic acid further removes its hydrogen to NADH formation and converts back into the oxaloacetic acid. ठीक है जी, दोबारा रीअरेंज करके वो अपना oxaloacetic acid बना लेते हैं. So it is a much simplified version of Krebs cycle as compared to FSC. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, बेसिकली इट इज अ केमियोस्मोसिस. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्रिस्टी के फोल्ड्स में ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स मौजूद हैं. ठीक है जी, इनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है. हमेशा सबसे पहले वाले नंबर 1 पे होता है NADH डिहाइड्रोजनेज. NADH डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, पिछले जितने प्रोसेसेस हैं जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं NADH ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, सबसे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, हाइड्रोजन को मूव करेगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स ले लिया और हाइड्रोजन जो है वो सारे इकट्ठे कर दिए एक तरफ बिटवीन द कंपार्टमेंट ऑफ टू मेम्ब्रेन. अभी NAD अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया. अब ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव करेंगे. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेंबर NADH डिहाइड्रोजनेज के बाद इट इज कॉल्ड FMN, which is basically a complex और flavin adenine mononucleotide भी इसे कहते हैं. Then it is responsible for the transport of electrons to the next member of the electron transport chain, coenzyme Q. coenzyme Q के पास ये सलाहियत है, ये FMN से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एक और जो कंपोनेंट है FADH2 डिहाइड्रोजनेज उससे भी ले सकता है. ठीक है जी, सो FADH के इलेक्ट्रॉन भी इस लेवल पे इसको ज्वाइन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, और इससे पहले NADH ने तो ज्वाइन किया. अब ये जो जिस मौके पे आपको नजर आ रहा है ये लाइन, इसका क्या मतलब है कि ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, इनके पास से जब भी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो केमियोस्मोसिस के जरिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए ATP बनेगा. ठीक है जी, तो कोएंजाइम Q के बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं साइटोक्रोम B के पास. साइटोक्रोम B में अगेन ATP फॉर्मेशन होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से. नेक्स्ट कंपोनेंट इज साइटोक्रोम C and C1, sorry, cytochrome A and C1, and then the electrons move towards cytochrome C. After that, they move towards the last component, that is cytochrome A3, और यहाँ पे भी ATP जनरेशन होती है. ये ATP जनरेशन बेसिकली कैसे होती है, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं FMN, cytochrome B, cytochrome A3, they are not just electron transport carriers, they are also हाइड्रोजन पंप. हाइड्रोजन पंप का क्या मतलब है कि जब इनमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो वो हाइड्रोजन को पंप कर देते हैं बाहर. कहाँ से बाहर, क्रिस्टी से टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट बिटवीन मेम्ब्रेन्स, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस. इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है
और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कम है। ये एक दफा इधर से मैं आपको दिखाती हूँ, डायग्राम को देखें, ओवरव्यू ऑफ respiration in mitochondria. ये outer membrane is almost smooth, inner membrane is folded into cristae, Krebs cycle इधर हो रहा है, ठीक है जी। और ये जो मेम्ब्रेन है क्रिस्टी, इसके ऊपर मौजूद है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स। अब जो ये आउटर कंपार्टमेंट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर की कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है हाइड्रोजन आयन की। क्यों बढ़ जा रही है? क्योंकि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जब भी इनमें से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो ये पंप करते हैं हाइड्रोजन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कम है, लेकिन ये पंप्स क्या करते हैं कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन हाइड्रोजन आयंस को पंप करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस इधर इकट्ठे हो गए, इनमें पोटेंशियल इकट्ठा हो गया और ये फोर्स लगा के अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करना चाहते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मूव करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना चाहते हैं। एक ही रास्ता, कहीं से भी वो नहीं आ सकते, सिर्फ एक रास्ता, एक ही मॉलिक्यूल है जो उनको गुजरने देता है, विच इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेज। और जब इसमें से हाइड्रोजन आयन गुजरता है, एक वक्त में एक हाइड्रोजन आयन गुजरता है और इस मॉलिक्यूल को फिजिकली मूव करता है, रोटेट करता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसकी एनर्जी किसकी थी? हाइड्रोजन आयन एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। एक हाइड्रोजन आयन जो गुजर रहा है, जैसे टैंकी की पानी में ऊपर जब पानी ज्यादा होता है तो वो नीचे जोर लगा के आता है, पहाड़ों के ऊपर जब पानी ज्यादा होता है तो जोर लगा के नीचे की तरफ आता है। इसी तरह हाइड्रोजन आयन जहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है, वो नीचे की तरफ यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जोर लगा के आएगा। जोर को एटीपी सिंथेटेज इस्तेमाल करता है और क्या करता है कि एटीपी को रिएक्ट करता है इस एनर्जी के साथ विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी बनाता है, ठीक है जी। होता रहेगा, काम होता रहेगा। हर दफा जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेंगे, एफएमएन में से, साइटोक्रोम बी में से या साइटोक्रोम ए3 में से, तो हर दफा वो हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हर हाइड्रोजन आयन जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, वो जोर लगा के वापस आने की कोशिश करेगा और जब भी जोर लगा के वापस आएगा तो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा एटीपी सिंथेटेज और हर एक हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट के साथ एटीपी जनरेट होगा और जो हाइड्रोजन आयन इधर पहुंच जाएंगे उनको ऑक्सीजन एट द टर्मिनल स्टेप यूटिलाइज कर लेगा एंड इट इज गोइंग टू जनरेट वाटर, ठीक है जी। एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से फॉर्म हो जाए। हाइड्रोजन आयन किधर से आ रहे हैं? एटीपी सिंथेटेज से। ऑक्सीजन किधर से आ रहा है? एनवायरनमेंट से, रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंच रहा है और उसमें ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है वाटर। वाटर की फॉर्मेशन के लिए 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन के पास क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 हाइड्रोजन आयन है, उसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी किधर से आ रहे हैं? भी अगर आप देखें यहीं से आ रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो NADH या फिर DH2 के पास थे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करते करते एट द लास्ट स्टेप दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है बेटा। एटीपी बजट अगर हम जनरली देखें तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए 2 एटीपी बनाता है। एक्चुअली 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन उसमें से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से, और लेकिन उसको क्योंकि 2 एटीपी चाहिए, देखिए ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को 2 एटीपी चाहिए और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 4 एटीपी। नेट कितना हुआ? 2 एटीपी बने यहाँ से। अच्छा, साथ ही ये 2 NADH बना रहा है और जो 2 NADH ये बना रहा है ना, ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं है, इनकी भी मूवमेंट के लिए इनको चाहिए एक्चुअली एटीपी, तो वो कम एटीपी बनाते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी NADH बनते हैं वो सारे के सारे उनमें सलाहियत होती है, हर NADH 3 एटीपी बनाता है, सो ये 6 एटीपी बन रहे हैं। यहाँ पे देखें ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH से 4 एटीपी बन रहे हैं और बाकी सारी जगह पे 2 NADH से 6 एटीपी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो NADH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है, उसको जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होना होता है तो उसको भी एक एक एटीपी चाहिए होता है। तो ये NADH असल में तो अंदर जाके 6 एटीपी बनाते हैं, लेकिन ये यूटिलाइज करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए 2 एटीपी, इसलिए इसका नेट जो है
4 है, यहाँ पे भी इसका नेट 2 लिखा होना चाहिए था, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इट शुड बी 2। अच्छा, अब जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में 2 NADH बने उससे 6 ATP बने। ड्यूरिंग Krebs साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 ATP बनते हैं और 6 NADH बनते हैं which are going to result in 18 ATP and 2 FADH2 बनते हैं which are going to result in 4 ATP। आप अगर पिछली डायग्राम को देखें कि NADH पहले ज्वाइन करता है, इसके रास्ते में एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेंबर आता है FMN, जो एक ATP बनाने की सलाहियत। एक NADH से 1 2 3 ATP बनते। FADH2 इस लेवल पे तीसरे नंबर पे इसने ज्वाइन किया, इसको 2 ही वो वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेंबर्स मिलेंगे जो ATP बना सकते हैं। FADH इधर जब ऐड हुआ है तो ये 2 ATP बना रहा है। NADH पहले ऐड हुआ इस चेन में, ये 3 ATP बना रहा है। FADH2 2 ATP बना रहा है, ठीक है जी। यहाँ भी जितने भी Krebs साइकिल में टोटल 2 FADH2 बनते हैं which are going to produce 4 ATP। इस सारे को सम अप करें then it is 36 ATP। दो तरह की फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब है कि मॉलिक्यूल जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डायरेक्टली अपनी एनर्जी से ATP बनाए, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो और वहां से बनाए। इस डायग्राम को हमने डिस्कस कर लिया है, ये थोड़ी सी बात नहीं कि ऑक्सीजन चाहिए इस प्रोसेस के लिए, ADP चाहिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए सारे प्रोसेसेस के लिए, और प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो फूड के हमने पहले भी बात की, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं। और प्रोटीन्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो देखें ब्रेक डाउन हो गए शुगर में। शुगर में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ग्लूकोज, ये प्रोसेस हमने पढ़ लिया, ये सारे बॉक्सेस हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि चाहे हम प्रोटीन खाएं, फैट खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, वो सब के सब इसमें ऐड अप हो जाते हैं। कैसे? प्रोटीन के अमाइनो एसिड को जब रिमूव करता है लिवर डीएमिनेशन के जरिए, तो अगर लार्ज अमाइनो एसिड है तो 3 कार्बन पायरुवेट बनाएगा, अगर 2 कार्बन कंपोनेंट है तो वो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, अगर वो 1 कार्बन है तो भी वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं इन द Krebs साइकिल, ठीक है जी। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफरेंट कार्बन नंबर के हैं, 3 कार्बन के भी हैं, 2 के भी हैं और 1 के भी हैं। 3 कार्बन वाले इधर ऐड हो जाएंगे, 2 वाले इधर ऐड हो जाएंगे और 1 वाले इधर ऐड हो जाएंगे। फैट्स जो है बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लिसरॉल विच इज 3 कार्बन और फैटी एसिड लंबी चेन होती है, 34 36 35 कितने भी लंबे चौड़े कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन हाइड्रोजन चेन होती है। ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड है, लिवर इसको मेटाबोलाइज करके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P बना देगा, बीच वाला कंपोनेंट ग्लाइकोलाइसिस का। और जो फैटी एसिड्स की लंबी चेन है उसको लिवर ब्रेक डाउन करके उसकी दो ईंटें अलग करता जाता है, यानी 2 कार्बन कंपाउंड्स, और उसको कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता जाता है एंड फॉर्म्स लॉट्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। एक फैट के मॉलिक्यूल में 3 फैटी एसिड्स चेन है, हर फैटी एसिड चेन में 34 36 बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए एक फैट के मॉलिक्यूल से बन सकते हैं। दैट इज व्हाई फैट्स आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, डबल होती। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की एनर्जी 4 ग्राम 4 कैलोरीज पर ग्राम है राउंड अबाउट, और फैट्स की से डबल है, 9 डबल से भी ज्यादा है, 4 और 9 डबल से भी ज्यादा है। अच्छा, ये थोड़ा सा हम ये देख लें कि कंट्रोल कैसे होता है ये प्रोसेस। ग्लूकोज से मतलब बॉडी का हर प्रोसेस रेगुलेटेड है, कोई प्रोसेस भी ऐसा नहीं होता जो कि अनरेगुलेटेड हो। तो मोस्टली क्या होता है कि ग्लूकोज से जो प्रोसेस है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पहला स्टेप, पहला तो नहीं ऑलमोस्ट दूसरा तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सेकंड स्टेप जो है उस प्रोसेस के ऊपर कंट्रोलिंग कंपोनेंट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये एक्चुअली इनहिबिट होता है बाय कंपोनेंट्स। अगर सिट्रिक एसिड यानी अगर ये प्रोसेस ज्यादा हो रहा है और एज अ रिजल्ट Krebs साइकिल भी ज्यादा हो रहा है तो सिट्रिक एसिड का लेवल सेल में बढ़ जाएगा। सिट्रिक एसिड जब ज्यादा हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, देखें ये हिस्सा क्या है, साइटोप्लाज्म, ये वाला डब्बा क्या है, येलो वाला, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा होगी, Krebs साइकिल ज्यादा होगा, सिट्रिक एसिड का लेवल माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोप्लाज्म में और इस एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है जी। और दूसरा क्या कंपोनेंट है, ये सारे प्रोसेसेस जब हो रहे हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा हो रही है, Krebs साइकिल ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ज्यादा हो रहा है, एटीपी एंड प्रोडक्ट क्या है, एटीपी। एटीपी जब ज्यादा होगा ये भी इनहिबिट करता है इसी एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। लेकिन ये दोनों प्रोसेस तो इनहिबिशन के हुए, स्टिमुलेशन का कौन सा प्रोसेस है, सिंपली द एक्युमुलेशन ऑफ एडीपी और एएमपी। जब भी सेल की एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी तो
उसके अंदर एडीपी का लेवल बढ़ जाएगा, एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। दिस एडीपी और एएमपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, स्टिमुलेट्स दिस एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यानी जिस सेल में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ज्यादा हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसमें सिट्रिक एसिड और एटीपी ज्यादा होंगे। ये दोनों चीजें इनहिबिट करती हैं इस एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इनहिबिट हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा, तो अब वो अगली दफा कब जागेगा कि मैं काम करूं? जब सिट्रिक एसिड भी कम हो गया। देखें सेल के अंदर रुका हुआ ये सारा प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस रुकी हुई है तो क्रेब्स साइकिल भी रुका होगा, सिट्रिक एसिड कम हो जाएगा खुद ब खुद। एटीपी जो बना था वो सारे का सारा ब्रेक डाउन होके एडीपी या एएमपी बना देगा। अब ये एडीपी और एएमपी का लेवल जब भी सेल के अंदर एटीपी से बढ़ेगा, अब एटीपी कम हो गया, एटीपी इनहिबिट कर रहा था, देखिए दोनों चीजें जो इनहिबिट कर रही हैं वो कम हो गई, तो और साथ ही जो स्टिमुलेट करने वाली चीजें हैं वो ज्यादा हो गई, तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। In this way, it is responsible for controlling the rate or process of overall cellular respiration. ठीक है जी, जब प्रोसेस को रोकना है तो शुरू में रोकना है, एंड पे जाके नहीं रोकना। फीडबैक मैकेनिज्म है ये, when the final product stops the starting process, that is called negative feedback. तो ये जो इनहिबिशन हो रही है दोनों, ये नेगेटिव फीडबैक है। जब नेगेटिव फीडबैक हटेगा, एडीपी और एएमपी जो है वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर के तौर पे काम करेंगे, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और जितना भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट सेल के अंदर मौजूद है साइटोप्लाज्म में, उस सबको नेक्स्ट कंपोनेंट फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, वो कन्वर्ट होते चले जाएंगे नेक्स्ट। और कोई एंजाइम जो है ना वो इनहिबिट या स्टिमुलेट नहीं हो रहा, ओनली दिस एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। वैसे जितने हमने स्टेप्स डिस्कस किए इससे ज्यादा स्टेप्स हैं, और ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं इनके अपने अपने एंजाइम्स हैं एट योर लेवल। सारे एंजाइम्स इंक्लूडेड नहीं है उनके नाम, तो आप इसको सिंपलिसिटी के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे प्रोसेसेस या डायग्राम्स जो इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूडेड है, आपकी बुक में इंक्लूडेड है, इन सब को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके तैयार करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।